स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले में स्थित एक रेगिस्तान है जहां गर्मी नहीं बल्कि ठंड पड़ती है। भारत और तिब्बत के बीच की मध्यम ज़मीन यानी कि मिडिल लैंड कहलाने वाली ये जगह हर साल ढेरों यात्रियों और पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और आखिर क्यों नहीं, स्पीति की घाटियाँ हैं ही इतनी अद्वितीय। इस वीडियो में हम आपको स्पीति घाटी को 7 दिनों में कैसे घूमा जाए, कहाँ ठहरा जाए और विशेषतम किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पीति पहुँचे कैसे। स्पीति घाटी पहुँचने के 2 रास्ते हैं। पहला है शिमला से होते हुए और दूसरा है मनाली से। एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों ही रास्तों का, ताकि आप अपने हिसाब से सही फैसला ले पाएं कि स्पीति जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनें। रेफरेंस के लिए हम दिल्ली से काजा की बात करेंगे, क्योंकि काजा स्पीति का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर और सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। दूरी के मामले में शिमला का रास्ता 37 यानी कि 37 किलोमीटर लंबा पड़ता है मनाली से। और वहीं बात करें सड़कों की, यानी कि स्पीति घाटी जाने वाले रास्ते कितने स्मूथ हैं, तो मनाली वाला रास्ता आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ आपको 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों वाले ट्रैक से होकर जाना होता है, जो कि ग्रम्फू पैच कहलाता है, जो बेहद ही मुश्किल रास्तों में से एक है। और दूसरी तरफ शिमला वाला रास्ता पूरा टारमैक रोड है। वहाँ मुश्किल से 10-20% रास्ता ही थोड़ा रफ है। यहीं पर बात होती है ड्राइविंग स्किल्स की, यानी कि आप गाड़ी चलाने में कितने सक्षम हैं। दोनों ही रास्तों पे आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती हो तो ही जाएं। हाँ, मगर मनाली वाले रास्ते के लिए आपको एक्सपर्टीज़ और अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। तो इस छोटे से विश्लेषण के बाद उम्मीद है आप सही फैसला ले पाएंगे कि स्पीति कैसे पहुँचे। अब बात करते हैं देखने वाली जगहों की और हर दिन के डिटेल्ड प्लान की। और ये प्लान रहने वाला है शिमला वाले रास्ते से स्पीति पहुँचने का। तो दिल्ली से निकलकर आप पहले दिन पहुँचते हैं नारकंडा, जिसकी कुल मिलाकर दूरी है 400 किलोमीटर की। कम से कम 9.5 घंटे की ड्राइव रहती है और खाने पीने का ब्रेक्स मिला ले तो ये ड्राइव 11 से 12 घंटे की बन जाती है। नारकंडा शिमला से 60 किलोमीटर आगे पड़ता है। आप कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ खा सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। दूसरे दिन की सुबह थोड़ा जल्दी शुरू करके आप जा सकते हैं हाटू पीक, जो कि नारकंडा से 8 किलोमीटर ही दूर है और ये शिमला जिले की दूसरे स्थान पे आने वाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस जगह से आपको दूर की पर्वत श्रृंखलाओं के काफी अच्छे दृश्य दिखते हैं और सूर्योदय सूर्यास्त का तो क्या ही कहना। यहाँ एक बेहद ही पौराणिक काली माता का मंदिर भी है, जिसे पांडवों द्वारा अगस्त्यावास में स्थापित किया गया था। ये मंदिर हिमाचली वास्तुकला का भी बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। हाटू पीक से निकल के आप रुक कर सकते हैं तन्नू जुब्बल लेक का, जो एक ऑलमोस्ट छुपी हुई झील है। यहाँ जाके आपको अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप चलेंगे अपनी आज की मंजिल की तरफ, जो होने वाली है कल्पा। नारकंडा से कल्पा की दूरी है 160 किलोमीटर, जिसे आप 6 घंटे में कवर कर पाएंगे। कल्पा एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जो पर्यटकों के बीच में थोड़ा कम प्रसिद्ध है। सिर्फ जो लोग स्पीति सर्किट करते हैं या जो किन्नौर कैलाश जी की यात्रा करते हैं, वो कल्पा से वाकिफ हैं। कल्पा लोग आते हैं एक तो किन्नौर कैलाश जी, जो कि 5 केदारों में से एक हैं, उसके दूर से ही पावन दर्शन करने के लिए। दूसरा रोगी वैली व्यू पॉइंट, जिसे सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। और तीसरा यहाँ के मोहनीय और शांत वातावरण के लिए। कल्पा रिकांगपिओ से 7 किलोमीटर ऊपर है। रिकांगपिओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉप होता है स्पीति जाने वाले रास्ते पे, क्योंकि यहाँ पर है पेट्रोल पंप। पियो के बाद आपको सीधा 200 किलोमीटर बाद यानी कि काजा में पेट्रोल पंप मिलता है, तो इसीलिए रिकांगपिओ के पेट्रोल पंप को बिल्कुल भी ना छोड़ें। तीसरे दिन कल्पा लोकल साइट सीइंग करके आप बढ़ेंगे नाको की तरफ। कल्पा से नाको की दूरी 100 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में आपको 4 घंटे तक का समय लग जाता है। रास्ते में आपको खब संगम देखने को मिलता है, जहां स्पीति नदी मिल जाती है सतलुज नदी में। नाको गांव 3600 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ एक झील है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है, पर सही मायने में झील का पानी बिल्कुल भी साफ नहीं लगता है। खैर, ये टिप्पणी मैं आप पर ही छोड़ देती हूँ, जब आप खुद वहाँ जाकर देखेंगे। इस दिन को थोड़ा आरामदायक रखते हैं और बस ज़्यादा नहीं घूमते हैं। इस यात्रा के चौथे दिन आप किन्नौर जिले से लाहौल स्पीति जिले में प्रवेश करेंगे।
नाको से निकल के 39 किलोमीटर बाद आता है सुमडो। यहाँ पर आईटीबीपी का चेक पोस्ट है जहाँ आपसे एंट्री करवाई जाती है और यहीं से शुरू हो जाती है स्पीति घाटी। इस दिन आप कवर करेंगे 3 जगहें, जिसमें से सबसे पहले आता है ग्यू गांव में स्थित ममी लामा टेम्पल, जो नाको से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्यू गांव जाने वाला रास्ता राष्ट्रीय राजपथ से कटकर सीधे हाथ की तरफ है और इस रास्ते पे पत्थर गिरते रहते हैं, तो रात के समय बिल्कुल मत जाइएगा और दिन में भी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ग्यू गांव बहुत ही सुंदर सा और एकांत में शांति से बसी हुई जगह लगती है। आप चाहें तो अपनी यात्रा के तीसरे दिन नाको की जगह ग्यू में आके भी रुक सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं पर 2-3 होम स्टेज तो हैं और यहाँ आपको वो देखने को मिलता है जो शायद ही आपने पहले कहीं देखा हो, 500 वर्ष पुराना लामा जी का ममी। इसे स्वयं अपनी आंखों के सामने देखना एक बेहद ही अद्वितीय अनुभव होता है। इसके बारे में विवरण हमने अलग से वीडियो में किया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे एक बौद्ध लामा ने अपना शरीर छोड़ा और कैसे वो ममी में तब्दील हुए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्यू गांव के बाद आप बढ़ेंगे ताबो की तरफ, जो यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ताबो एक ऐसा नगर है जो 1000 वर्ष पुरानी बुद्ध मॉनेस्ट्री के चारों ओर बसा हुआ है और इस बुद्ध मठ को ताबो मॉनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस मॉनेस्ट्री के अंदर की दीवारों में आप चित्रकला पाएंगे जो 1000 वर्षों पुरानी है। ये चित्रकलाएं इतनी सुंदर और पौराणिक हैं कि ताबो मॉनेस्ट्री को हिमालय का अजंता और एलोरा भी कहा जाता है। मॉनेस्ट्री के सामने ही सड़क की दूसरी तरफ है गुफाएं, जहां बौद्ध लामा तपस्या करते हैं और ध्यान लगाते हैं। आप वहां भी जा सकते हैं। ताबो के बाद आप आगे बढ़ते हैं धनकर की तरफ, जो कि यहां से 30 किलोमीटर आगे है। ऐसा माना जाता है कि धनकर मॉनेस्ट्री बनने वाली सबसे पहली और मिटने वाली सबसे आखिरी मॉनेस्ट्री होगी। धनकर मॉनेस्ट्री पहाड़ की चोटी पर बनी हुई है, तो यहाँ के रास्ते में आप काफ़ी चढ़ाई करके पहुँचते हैं। इतनी ऊंचाई पे स्थित होने की वजह से इसे युद्ध में रणनीति के तौर पे दुश्मन पे नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। 17वीं शताब्दी में धनकर स्पीति घाटी की राजधानी भी रह चुकी है। इस दिन को आप यहाँ के किसी होम स्टे में कमरा लेके ख़त्म करें। और अगले दिन बढ़े काजा की तरफ, जो कि धनकर से 33 किलोमीटर आगे पड़ता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, काजा स्पीति घाटी के सबसे बड़े कमर्शियल सेंटर है और रिकोंगपिओ के बाद अब जाके आपको पेट्रोल पंप भी मिलता है। काजा में हॉस्पिटल भी है, तो स्पीति में आपको जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वो काजा में मिलने की पूरी उम्मीद होती है। काजा पहुंच के आप यहाँ के 3 काफ़ी प्रसिद्ध स्थलों पे जा सकते हैं, जिनके नाम है हिक्किम, कॉमिक और लांगजा। सबसे पहले चलते हैं हिक्किम, जो काजा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हिक्किम गांव में स्थित है स्थायी रूप से संरचित किया हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। यहाँ से अपने प्रियजनों को पोस्ट कार्ड भेजना एक अलग ही तरह का रोमांचक अनुभव देता है और आप यहाँ के पिछले 38 सालों से नियुक्त डाक मास्टर जी, जिनका नाम है रिंचन शेरिंग, उनसे भी मिल सकते हैं। पोस्ट कार्ड भेजने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं कॉमिक गाँव, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है, जो वाहन योग्य सड़क से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक और चीज़ है जो इसे खास बनाती है, और वो है यहाँ की मॉनेस्ट्री। कहा जाता है कि इस मॉनेस्ट्री के बनने से पहले ही तिब्बत में लोगों को पता था कि स्पीति में ऐसी एक मॉनेस्ट्री बनेगी जो एक स्नोकॉक पक्षी की आँख के आकार की होगी। इस जगह के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप हमारी कॉमिक गांव की वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिक्किम से इसकी दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की है। कॉमिक के बाद आप लांगजा गांव जाते हैं, जो 10 किलोमीटर के बाद आता है। लांगजा में आपको देखने को मिलती है ये 35 फीट ऊंची बुद्धा जी की प्रतिष्ठित मूर्ति। लांगजा की खूबसूरती देखते ही बनती है और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि लांगजा में फॉसिल यानी कि जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये तीनों जगह दिन में कवर करके शाम के समय आप जा सकते हैं की मॉनेस्ट्री, जो कि बौद्ध धर्म सीखने का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ रुकने की भी व्यवस्था होती है और ये काजा से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी के साथ आप चिच्चम ब्रिज भी देखने जा सकते हैं, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। इसे बनने में 15 साल लगे थे और ऊंचाई पे आके इस पुल के ऊपर चलना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव देता है। की मॉनेस्ट्री से चिच्चम पुल 7 किलोमीटर दूर है।
बस अब आज के दिन आप काजा से वापसी करेंगे अपने घर की तरफ, और वापस जाने के आपके पास वही 2 रास्ते हैं। पहला शिमला नारकंडा से, जहां से हम स्पीति आए थे, और दूसरा है मनाली से होते हुए। अगर आप वापसी में दूसरा रास्ता लेते हैं तो पहले आप काजा से लोसर, कुंजुम पास, बाटल, ग्रम्फू और अटल टनल होते हुए मनाली पहुंचेंगे, और फिर अगले दिन यानी कि 7वें दिन मनाली से दिल्ली। तो ये तो बात रही 7 दिन की दिल्ली से दिल्ली स्पीति घाटी की आइटिनरी की। अब होटल्स की भी बात कर लेते हैं। नारकंडा में आप द हिमालयन इन में रुक सकते हैं, जिसका डबल ऑक्यूपेंसी में कमरा 1200 तक का मिल जाएगा। और खाने के लिए होटल के सामने ही है नेगी ढाबा, जहां काफी स्वादिष्ट भोजन मिलता है। कल्पा में आप होटल ऑक्टोंग में रुक सकते हैं, जिसका डबल ऑक्यूपेंसी में कमरा 1200 तक का मिल जाएगा। होटल में ही आपको खाना भी मिल जाएगा। नाको में आप रुक सकते हैं नेहरू होम स्टे में, जो कि मोनेस्ट्री के पास ही है। यहाँ पर आपको अटैच्ड बाथरूम वाला कमरा मिल जाता है 1000-1200 तक का। और वहीं अगर आप बजट स्टे ढूंढ रहे हैं तो विदाउट बाथरूम आपको 500-700 तक का कमरा मिल जाता है। बाथरूम यहाँ पे कमरे के सामने ही है, बस कमरे से थोड़ा अलग है, बाहर है। धनकर में होटल धनकर हाइट्स एक अच्छा ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आपको 2 से 2500 तक का कमरा मिल जाता है। धनकर बाकी जगहों से थोड़ा सा महंगा पड़ता है रुकने के मामले में। अब बात करते हैं काजा की, जहाँ ढेर सारे होटल्स, होम स्टेज, गेस्ट हाउसेस और हॉस्टल्स हैं। यहाँ आप अपने बजट के हिसाब से कहीं भी रुक सकते हैं, पर सबसे सस्ते और बढ़िया ऑप्शन है ख्योमा होम स्टे, जहाँ आपको 700 रुपये तक का कमरा मिल जाता है। कमरा एकदम साफ सुथरा होता है, तो ये बेस्ट बजट स्टे ऑप्शन बन जाता है काजा में। खाने के लिए काजा मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, ढाबे और कैफ़े भी हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी खा सकते हैं। तो अब घूमने की बात भी हो गई और रहने की भी। अब एक और बात है जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आप हमारी तरह स्पीति घाटी के सफ़र को बाइक से करना चाह रहे हैं, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहली बात तो अपना टूल किट और अपना पंक्चर किट ये साथ में ज़रूर लेके जाइएगा, ताकि छोटी मोटी समस्या आप खुद ही ठीक कर सकें। पर अगर कोई ऐसी समस्या आती है जहां आपको स्थानीय मैकेनिक्स को दिखाने की ज़रूरत है, तो आपको काजा में मिलेंगे। मगर किसी भी हालत में अपने बाइक के इंजन को मत खुलने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो मैकेनिक्स हैं उनके पास ज़्यादा विशेषज्ञता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसा कि हमारे साथ हुआ, आपके बाइक को अंजर पंजर सब निकाल दिए जाएं और आपको अपनी बाइक टेम्पो में डालकर अपने घर तक ले जानी पड़ी, जो कि काफ़ी महंगा और तकलीफ़दायक अनुभव होता है। हमने स्पीति घाटी की यात्रा अपनी बाइक से की थी सितंबर 2021 के अंत में। वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल में स्पीति वैली 2021 नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप चाहें तो वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आपका और कोई सवाल हो जो इस वीडियो में आपको उत्तर नहीं मिला हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हम आगे जाके जो भी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने समय देने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते आपको एक नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई जगह से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।